नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की अपनी एक इमेज को सफलतापूर्वक क्रिएट किया। नीतीश कुमार के सामने कोई जदयू में सेकंड लीडर हो जाए, ये मुमकिन नहीं है अभी बिहार में खास करके। भारतीय राजनीति में एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है अरविंद केजरीवाल कि जो आए और छा गए और 2 टेन्योर हुए, लेकिन 2 टेन्योर के बाद क्या हुआ, ठीक है ना, कि जो दलित छात्र हैं, जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, उनके साथ राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा और न्याय की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आनंद विजय सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबर की और एक ऐसे प्रदेश के बारे में जब राजनीति शब्द का इस्तेमाल होता है, जब हम पॉलिटिकल सर्किल में या फिर पॉलिटिकल टॉपिक पर बात करते हैं तो वो राज्य ना आए तो फिर उसकी चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी हाँ, बिहार की बात आज हम करने जा रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले की रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और अब हर पार्टी अपने अपने चेहरे को तलाश रही है और फिर नीतीश कुमार का कौन विकल्प होगा, इसको लेकर भी अंदर खाने, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उसमें तेजस्वी तो एक चेहरा है ही, बाकी लोग भी तलाश रहे हैं और फिर नीतीश का विकल्प कैसे खड़ा करें, इसको लेकर भी रणनीति बन रही है। अब कौन कौन विकल्प हो सकते हैं, कौन कौन जो नेता हैं, उन लोगों की आजकल क्या सरगर्मी चल रही है, इसी को आज हम समझेंगे। और हमारे साथ पटना से हमारी संवाददाता ज्योति राय भी हैं जो इस वक्त यहाँ पर आई हैं, तो बिहार की उस पॉलिटिकली जो अभी कुछ चल रहा है हलचल, उसके बारे में बताएंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी भी हैं और उनसे ज़रा हम गहन विश्लेषण भी करेंगे कि जो बिहार की धरती पर दिख रहा है वो देश के दूसरे हिस्सों में उसका मतलब क्या हम समझ पा रहे हैं। जरा पहले ज्योति से ही, ज्योति जरा बताइए क्या हलचल है बिहार में। देखिए, अगर बात करें एनडीए की तो कहीं ना कहीं अभी की स्थिति अगर उनकी जो देखा जाए तो मजबूती तो दिख ही रही है एनडीए की, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस की अगर बिहार में देखा जाए तो बहुत ही मजबूती के साथ अपना जो जगह बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। राहुल गांधी को भी आप देख सकते हैं कि अभी जो है जनवरी से लेकर के मई तक राहुल गांधी ये चौथा दौरा आज कर चुके हैं और वो एक अपना जो उनका खिसका हुआ ज़मीन है बिहार में, उसको वापस लाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जैसे कि अपने अगड़े जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा करके एक दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और लगातार राहुल गांधी जो हैं वो कभी संविधान बचाओ, कभी इस तरह की 3 ये सभाएं कर चुके हैं राहुल गांधी, वो प्रोग्राम कर चुके हैं संविधान बचाओ को लेकर के और दलितों के साथ ये प्रोग्राम करते हैं। और आज भी जो राहुल गांधी का पटना में प्रोग्राम हो रहा है, दरभंगा और पटना में, और उसके अलावे 60 जगहों पे कांग्रेस के लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी दरभंगा में कर रहे हैं और बाकी जो कांग्रेस के लोग हैं वो 60 जगहों पे बिहार में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें भी वही मुद्दा है कि जो दलित छात्र हैं, जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, उनके साथ राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा और न्याय की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जो कि कांग्रेस के पास नहीं थी। ना ही कांग्रेस के पास, अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक क्षेत्रीय पार्टी के साथ बिहार में जाते थे और इसके पीछे की वजह है कि क्षेत्रीय पार्टी जब आपके पास वोट बैंक देखते हैं तब आपके पास जाते हैं। तो इसके पहले लालू का MY समीकरण था, फिर नीतीश कुमार की बात करें तो उनके साथ अल्पसंख्यक जुड़े रहे। अब कांग्रेस का वही एक उसको आधार बना रही है कि कहीं ना कहीं दलित को चेहरा बना करके दलित को वोट बैंक के रूप में तब्दील किया जाए और अपने पास जो है दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक कांग्रेस बनाने की कोशिश बिहार में कर रही है। पुराने यानी कि कोर वोटर्स को अपने पर लाने की कोशिश हो रही है, तो एक तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच एक तैयारी ये भी चल रही है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन, इसको भी लेकर चर्चा हो, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा अभी बताइए, भारत पाक के बीच जो तनाव की स्थिति थी उसमें बिहार थोड़ा जो खबरें थी वो दब गई थी, वो उसी बाकी खबरों पर ही चल रही थी भारत पाक के तनाव को लेकर। अब एक बार फिर से जब स्थिति नॉर्मलाइज हो रही है तो बिहार की चुनावी तैयारी, रणनीतियाँ, दौरे भी अब सामने आने लगे हैं।
कल्पना से परे सज़ा देंगे, ये बात बिहार की धरती पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। और इमीडिएट राहुल गांधी के, और ये राहुल गांधी का जो दौरा हो रहा है, ये बड़ा सोच समझकर प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले करवाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अभी जो ट्रैक्शन मिलने वाला है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स बड़े हाई हैं, भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है। अब देखते हैं इसको कितना भुनाया जाता है राजनीतिक। दोनों मसले अलग अलग होते हैं, हालांकि मिक्स होते हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आप चाहे जितना कहें कि युद्ध संबंधी खबरों का, युद्ध संबंधी नीतियों का चुनाव में, आंतरिक राजनीति में इस्तेमाल नहीं होता है, ये इस विषय से आप बच नहीं सकते। इसका बड़ा इस्तेमाल होता है और सेंटिमेंट्स पर बड़ा असर। और 1971 में हुआ भी था, उसके बाद का हमेशा हमेशा, चाहे करगिल का मामला हो, चाहे पुलवामा के बाद हमारी जो बालाकोट स्ट्राइक, हमारा जो एयर स्ट्राइक हमने किया था, उसका मामला हो, उसको लेकर आज तक बातें भी होती हैं। देखिए, विपक्ष की तरफ से बड़े सवाल भी खड़े किए जाते हैं। खैर, इससे इतर आपने जो बात कही है, नीतीश कुमार अगर नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि ये अगर भी अब निकल जाना चाहिए। अगर जैसी अब कोई बात नहीं है। उनकी हेल्थ को देखते हुए, उनकी जो अभी स्थितियां हैं, उम्र को देखते हुए, याददाश्त को देखते हुए, उनकी अभी हाल के समय सार्वजनिक बैठकों के दौरान, सभाओं के दौरान उनके जो जेस्चर पोस्चर रहे हैं, उनको देखते हुए एक बात बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के रिटायरमेंट का समय आ गया है। मैं, क्योंकि बहुत लंबा समय मैंने नीतीश कुमार जी की राजनीति को देखा और मैंने उनका उद्भव भी देखा। एक समय आप देखिए, लगातार बिहार में कोई भी राजनीतिक दल कितनी सीटें ले आए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की चाबी अपनी जेब में रखना और सफलतापूर्वक उसको चलाते रहना, ये गणित जानने वाले नीतीश कुमार आज वो नीतीश कुमार नहीं हैं जिनका एक बड़ा सुनहरा इतिहास है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। खैर, इससे इतर आगे जनता दल यूनाइटेड की अपनी ज़मीन है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की ये ज़मीन एक चेहरे पर बनी, वो है नीतीश कुमार का चेहरा। आप पूरे देश की राजनीति में, कई बार कहता हूँ, ममता बनर्जी, पूरी तृणमूल कांग्रेस की राजनीति उनके इर्द गिर्द, शरद पवार, हालांकि अजीत पवार ने अलग होकर ये साबित किया, लेकिन वहाँ भी आप देखिए एक वटवृक्ष के नीचे खड़े हुए वो नरेंद्र मोदी, और उसके बाद में उनकी जो सफलता है वो कहीं ना कहीं एक पैसिव सफलता है, वो एक्टिव नहीं है, सामने नहीं आए। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड को देखा जाए तो नीतीश कुमार हैं तब तक जनता दल यूनाइटेड है, ऐसा माना जाता है। हालांकि उनके सुपुत्र निशांत जो हैं, उन्होंने हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक बयान देकर एक सुगबुगाहट शुरू की थी कि क्या ये अब अगली पीढ़ी जो है तैयार हो रही है, क्योंकि इससे पहले इसी बात को लेकर अप्रिशिएट किया जाता था नीतीश कुमार को कि देखिए, परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आता, वंशवाद की राजनीति से दूर है, परिवार के विषय में किसी को पता भी नहीं है कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, राजनीति में कौन है कौन नहीं है, जैसी बातें थी। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की अपनी एक इमेज को सफलतापूर्वक क्रिएट किया। कितना काम हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, क्या कमियां रह गई बिहार में वो अलग है, क्या राजनीतिक समीकरण बनाए जाते हैं वहाँ कौन कैसे स्वार्थ सिद्धि करता है ये अलग बात है। आप तो बिहार को ज़्यादा बेहतर जानते हैं आनंद जी, आप वहाँ से आते भी हैं, आपने ज़मीनी तौर पर उसको ज़्यादा अनुभव किया है। हम जानते हैं कि बिहार में एक स्पष्ट बदलाव की दिशा में सारी बातें दिखाई देती हैं। स्पष्ट बदलाव से मतलब है एक तो युवा चेहरों का प्रादुर्भाव होना। आप राजनीति के युवा, जरा हम देखते हैं, अपेक्षाकृत उम्र से उनका आकलन नहीं होता है। जैसे हम लोग अपने आप को बुजुर्गियत में डालते हैं, लेकिन राजनीति में जाएं तो बच्चे कहलाएंगे। अभी हमारी उम्र के तो जो है अभी शुरुआत करते हैं, पार्षद वार्षद का टिकट मिल जाए तो, कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें। लेकिन आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति जो अलग अलग राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ बनाते हैं, यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड वो फाइनली जब राजनीति में आए, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं उस समय संपर्क में था, उनकी टीम से भी संपर्क में था, मुझे पता है उनके विषय में कि कांग्रेस से उनकी बातें जो हैं बड़े आगे के स्तर की चली गई थी। महासचिव उनका डिमांड था, वो पूरा नहीं हुआ। जनता दल यूनाइटेड के साथ में वो ना सिर्फ जुड़े, बल्कि एक समय ऐसा लगने लगा था कि अब जनता दल यूनाइटेड में सेकंड इन कमांड जो है वो प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष बनाए भी गए थे। बट उपाध्यक्ष क्या है, पार्टी में उपाध्यक्ष का पद वैसा ही होता है। ये जा रहा था कि नेक्स्ट अपने कार्य से, अगर मान लीजिए उनको आप कोई पद नहीं भी देते, हालांकि प्रशांत किशोर इतना जानते हैं कि पद का महत्व क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को जानते हुए उन्होंने वो आकलन के आधार पर बढ़े, बात नहीं बढ़ी। अब ये जो नीतीश कुमार के कदम होते हैं, ये बड़े सोचे समझे अभी तक रहे। हर कदम, चाहे एन मौके पर एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाना है, कुछ समय की सरकार बनाना, फिर दोबारा आ जाना, अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। हमने ये भी देखा है कि पिछले चुनाव और उसके पिछले, आप पूरे चुनाव का ट्रैक्शन, लगातार उनका वोट परसेंटेज गिरा,
सीटों में गिरावट आती चली गई, लेकिन नीतीश कुमार ने इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं की। मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक, जब तक वो सोच पा रहे होंगे रणनीति बनाने, अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ एज ए लीडर। और मुझे लगता है क्योंकि अभी बहुत स्पष्ट तौर पर ये खबरें सामने नहीं आती है कि वो सचमुच कितना इन्वॉल्व होते हैं रणनीति जो बनाई जाती है उसमें, लेकिन जितना हम मीडिया में उनकी तस्वीरों के ज़रिए, जो कई बार उनके सहयोगियों से या अन्य लोगों से बातचीत होती है, उससे जो अंदाज़ा मिलता है वो ये है कि सेहत उनकी जो है वो अब वैसी नहीं है कि वो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा रणनीतिकार के तौर पर या राजनीतिक जो रस्साकशी होती है उसको संभालने की मुद्रा में हों। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का एक विकल्प जो है अब वांछनीय है बिहार की राजनीति में। उसमें कई चेहरे हैं। अब जब नीतीश कुमार के विकल्प की बात होती है तो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि अरे नीतीश कुमार का विकल्प, यानी एनडीए की बात हो रही। अरे भाई आने तो दो, पहले एनडीए तो आए। विकल्प की बात तो तब होगी जब एनडीए, और एनडीए में भी जेडीयू की ये स्थिति होती है कि जेडीयू अपना चेहरा रखने की स्थिति में हो। भारतीय जनता पार्टी की सियासत बहुत स्पष्ट है। ज्योति से हम बात कर रहे थे अभी, तो ज्योति क्योंकि बड़ी अच्छी जानकार हैं, वहाँ की सियासत को बड़े अच्छे से जानती हैं, तो मेरा कुछ इस पर विरोध भी था। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासत को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, महाराष्ट्र एक बड़ा एग्जाम्पल है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़े, एकनाथ शिंदे को उम्मीद थी, नाराज होकर बैठ गए, चले गए, बुखार आ गया, सब हो गया। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल सपोर्ट चाहता है क्षेत्रीय दलों का, लेकिन किसी क्षेत्रीय दल को खाद पानी देने के लिए वो अपनी राजनीति नहीं करता है। यही कांग्रेस की सियासत है। अगर इसको समझें आप, राजनीति शास्त्र के छात्रों को अगर समझाया जाए या इसको राजनीति शास्त्र के लिहाज से समझा जाए, कांग्रेस भी इसी जद्दोजहद में लगी है, लेकिन उसकी मजबूरी अलग लेवल की है। वो बिना इनके सपोर्ट के क्षेत्रीय दलों के आगे नहीं बढ़ सकती है। बीजेपी क्षेत्रीय दलों को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती है। दूसरा, उनसे जो ताकत मिलती है उससे वो अलग अलग राज्यों में अपनी स्थिति को आज इतनी मजबूत कि लगभग आप पूरे देश में देखें, हर राज्य में आपको भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार मिलती है, केंद्र में सरकार है। कुल मिलाकर अगर आप विकल्पों की बात करेंगे तो पहले तो तेजस्वी निश्चित तौर पर वहाँ पर विपक्ष का चेहरा है, लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार को आजकल बहुत प्रमोट किया, राहुल गांधी बेगूसराय के दौरे पर्सनली कर रहे हैं। कन्हैया कुमार का अपना एक चार्म रहा है, उनके बोलने का जो तरीका रहा है युवाओं में, उनकी जो, लेकिन वो अभी तक चला नहीं है। देखिए चला 2019 का चुनाव लड़े, बेगूसराय से लड़े, अच्छा, भीड़ इतनी कर दी है कि बेगूसराय छोटा पड़ने लगा, और देखिए वो हार गए और बड़े मार्जिन से हारे। फिर आए वो बिहार का वोटर्स का इलाका दिल्ली में ढूंढे मनोज तिवारी के खिलाफ, लगा कि फिर अपना वो करेंगे, और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर वहाँ भी उनकी शिकस्त हुई। वो चर्चा तो उनकी खूब होती है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय राजनीति में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है अरविंद केजरीवाल, कि जो आए और छा गए और 2 टेन्योर हुए। लेकिन 2 टेन्योर के बाद क्या हुआ, ठीक है ना, और ऐसे छाए कि राष्ट्रीय दल बना ले गए। लेकिन ये एक्सेप्शन है, उनकी राजनीति का तरीका अलग था। ऐसा कोई भी राजनेता, या ये आप जिनकी बात कर रहे हैं, अब ये जेपी आंदोलन से निकले, सब भाई भाई थे। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कोई अलग अलग थोड़े ही हैं। और एक समय की राजनीति जनता दल की बिल्कुल अलग रही, और उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से फिर सब ने अपने अपने राजनीतिक दल बनाए। यही आप शरद पवार देखते हैं, कांग्रेस में एक समय कद्दावर नेता थे। यही आप ममता बनर्जी देखते हैं, एक समय ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल गई, किसी ने सोचा था अकेले दम पर ये पश्चिम बंगाल की सियासत को उलट के रख देंगी। वामपंथी, आज के युवाओं से पूछे तो वो बोलेंगे कौन से वामपंथी दल, कौन सा लेफ्ट, हम तो जानते ही नहीं। लेकिन एक समय क्या गढ़ था, कोई हिला सकता था, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे देखिए एक व्यक्ति ने कैसे अपने चेहरे को विकसित किया। कन्हैया कुमार की सियासी यात्रा जो है वो बहुत बाद में शुरू हुई है। उनके बारे में चर्चा होना, उन पर आरोप लगना, उनका बदनाम होंगे तो नाम ना होगा क्या, और फिर उनके समर्थन में बहुत लोगों का आना, ये सब पहले से चलता रहा। लेकिन उनका सियासी सफ़र सही मायनों में बहुत बाद में शुरू हुआ है। और मेरे को लगता है कि ये जो सियासी सफ़र उनका शुरू हुआ है, ये अभी आने वाले समय में बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ने वाला है। ये बिहार का चुनाव, नो डाउट आपने बेगूसराय का ठीक एग्जाम्पल दिया, लेकिन एक टेस्टिमनी है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार कन्हैया कुमार, आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव, या मुझे नहीं लगता कि अभी क्षेत्रीय चुनाव में कन्हैया कुमार इतने कमज़ोर साबित होंगे कि वो यहाँ पर कोई असर न डाल पाए। और बात सिर्फ कन्हैया कुमार की नहीं है, अब बात कांग्रेस की भी है।
बात वहाँ पर जो दलितों की राजनीति जिसके बारे में ज्योति अभी शुरुआत में कह रही थी, जिसको लेकर अभी आगे बढ़ी है कांग्रेस, और ये आप तो जानते ही हैं बिहार में जाति की राजनीति जिस स्तर पर है, यूपी और बिहार, मैं देख रहा हूँ यूपी में भी बड़ा माहौल जो है वो सनातन का और हिंदुत्व का ऐसा बना कि उसमें थोड़ी गिरावट आई। लेकिन फिर भी दलित जो हिंदू बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, जिसको तोड़ने का प्रयास जातिगत जनगणना, जाति और ये सारी बातें करके कांग्रेस हमेशा से करती रही है, वो बिहार में अभी कितना असर डाल पाया ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी जाति जनगणना जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऐलान किया, उसकी वजह क्या है? यानी बीजेपी स्वयं मानती है कि आज भी बिहार की सियासत में ये मुद्दा चलने वाला है, जिसको लेकर राहुल गांधी उतरे हुए हैं। ज्योतिबा फुले की फिल्म देखेंगे, दलित युवाओं के साथ में यात्राएं निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय पत्र वो बनाएंगे अपना, और संविधान बचाओ जैसी बातें करें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं जातिगत समीकरण पर। कन्हैया को इस सियासत का, कन्हैया को मतलब जातीय समीकरण का नहीं, लेकिन इस सियासत का और कांग्रेस की ये जो कांग्रेस ने राह पकड़ी है, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। इसको भी ऐड ऑन करिए कन्हैया के अपने प्रयासों के साथ साथ, तो मैं उनको कमतर नहीं आंकता हूँ। लेकिन ऐसा आपने अरविंद केजरीवाल की जब बात की, तो अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन के साथ आए और एक साफ सुथरी छवि के साथ आए और वो सफल हुए। कन्हैया कुमार अपनी छवि पर डेंट लगा कर आए, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़कर, और इस तरह से उनका इमेज इस तरह से किया गया कि वो आज भी कन्हैया कुमार, तो फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग उनके खिलाफ विरोधी जो हैं वो लगाते हैं आरोप। तो ये एक उस डेंट के साथ आए हैं, और अरविंद केजरीवाल अच्छी छवि के साथ आए, बाद में उनकी छवि पर उसका असर पड़ा तो वो बाहर गए। मुझे याद है जिस समय उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था, पहले तो आपके इसी एग्जाम्पल से आते हैं, उसी समय अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगने लग गए थे कि उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं राजनीति में नहीं उतरूंगा, लेकिन वो राजनीति में उतरे। सबसे पहला विरोध उन्हें अपने गुरु अन्ना हजारे, जिस साफ छवि को उन्होंने, उनको कोई नहीं जानता था, उन्होंने क्रिएट किया वो स्टेज, उस स्टेज का फ़ायदा उनको मिला। लेकिन जैसे ही उस स्टेज का फ़ायदा मिला, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चले इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई, कुछ उम्मीदें जगाई, बिजली पानी दो बड़े मुद्दे रहे, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज़ रही। तो आप छवि को तो भूल जाइए, राजनीति में छवि भूल जाइए। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को डेंट करने का बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया। आज तक गोधरा को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है कई बार उन पर हमला करता दिखाई देता है, उसका असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कन्हैया का असर आप इस बात से समझ लीजिए कि कांग्रेस ऐसा भी मत सोचिए आपकी कांग्रेस में बेशक उनको असफलताएं मिली हैं हाल के दिनों में, लेकिन वहाँ पर कोई बुद्धिजीवी नहीं बैठे। एक से एक स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं कांग्रेस ने और आज भी बना रही है। और इस मामले में भी मैं देख रहा हूँ कि कैसे कांग्रेस काउंटर करने में, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े मुद्दों को काउंटर करने के लिए तैयार रहती। उनको सफलता नहीं मिल रही क्योंकि बीजेपी उनसे 2 हाथ आगे निकल गई है इस मामले में। बीजेपी की रणनीतिक क्षमता ऐसी कभी भी नहीं थी जैसी आज के दौर में, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस की रणनीतिक क्षमता बिल्कुल विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ऐसी रणनीतिक क्षमता वाली पार्टी अगर कन्हैया कुमार को कुछ मानकर उसके साथ खड़ी होती है तो ये राहुल गांधी की सिर्फ निजी चॉइस नहीं हो सकती है। और वो नज़रअंदाज नहीं कर रही है उनकी छवि जो आप कह रहे हैं। वो छवि बहुत जगहों पर आप देखिए, जब कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मसला आया था तो उसको सीधे सीधे बिहार से जोड़ा गया, वो विलुप्त हो गया। वक्फ का मुद्दा आया, ये सब सारी खबरें, आप कई खबरों की बात करें, आप बिहार की बात करें, बड़ी बड़ी खबरें जो कि ऐसा लगता था कि सीधे सीधे बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव को एड्रेस करने वाली वो हवा हो गई। तो कन्हैया को महत्व देना कांग्रेस की तरफ से, क्या ये तेजस्वी के लिए ये सवाल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि विषयांतर भी हो गया, चर्चा चकल्लस में यही तो होता है कि हम बात कर रहे थे कुछ और विकल्पों के, तो कन्हैया तक सीमित नहीं। हम ये नहीं करें कि कन्हैया जो है वो कोई मुख्यमंत्री बन जाए। कांग्रेस में एक से एक दिग्गज चेहरे हैं, लेकिन फिर भी कन्हैया ने अपनी एक, अगर देखिए मान ली अपेक्षित सफलता मिलती है, कांग्रेस को कभी ऐसा स्टेक देने का मौका मिलता है कि हाँ हमारा भी चेहरा हो, दूर की कौड़ी है, पर मान लीजिए कि आप कल्पना कर ही रहे हैं तो हाइपोथेटिकली सोचिए तो कन्हैया रेस में हो सकते हैं। आपने कहा तेजस्वी, निश्चित तौर पर तेजस्वी तो चेहरा है ही, उनकी तरफ से तो दबाव आता रहा, कांग्रेस की तरफ से या किसी भी सहयोगी दल की तरफ से परहेज होता रहा। नीतीश कुमार को लेकर देखिए, पहले परहेज, फिर खुल के नहीं नीतीश कुमार ही रहेंगे, नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें राजनीति में देखा जाता है कि किसका कितना दबाव है। इस समय पर दबाव कांग्रेस डाल रही है,
आरजेडी पर, वो डाल रही है सबसे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर। आप देखिए कोई भी यात्रा हो, अगर आप गठबंधन में हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो वही बात होगी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, बाद में दिल्ली में क्या हुआ, लेकिन आप अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, आप अपना दलित कार्ड खेल रहे हैं, आप अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, और वहाँ तेजस्वी का कहीं अता पता नहीं, किसी रैली में आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। एक औपचारिक मुलाकात होती, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी आते हैं और बाहर निकलते हैं, हाँ सब होगा, मिलजुल कर लड़ेंगे, और कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन चेहरा होगा, ये सब कोई बात नहीं, ये सब बाद में तय होगा। खुद ही कह रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी भी इस बात को जानते हैं कि सीटों का ये बात सही है कि आइडियोलॉजिकली बाद में भी अगर कोई समीकरण बनेगा, लड़ते वक्त भी कोई समीकरण बनेगा, और समीकरण के साथ चुनाव होने हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे विरोधी दल, कोई भी नहीं लड़ेगा, जाहिर तौर पर कांग्रेस और आरजेडी का समीकरण होना ही होना है। लेकिन उसकी शर्तें क्या होंगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, चेहरे वहरे पर कब बात होगी, किसकी कितनी सीटें आती हैं बाद में, इन सारी चीज़ों के बाद तय होगा। तो ये हुई विकल्प की बात जब करते हैं कि विपक्ष की तरफ से होगा, और भी बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं। हम ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे चेहरों को भूल जाते हैं, हम ऐसे में, क्योंकि देखिए बिहार की, हालांकि बहुत मुश्किल है कहना कि क्या इतना फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा गठबंधन के लिहाज से भी, और उसमें भी क्या कोई ऐसा समीकरण हो सकता है कि कोई बहुत कम सीटें, यानी 10, 12, 15 सीटें लाकर भी कोई ऐसा खेल कर जाए कि उसके पास सत्ता की कुंजी हो कि इनके साथ चला जाऊं। अल्टीमेटली बिहार जैसे राज्य में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि डिसिसिव फैक्टर कौन है। इसीलिए आप चिराग पासवान को भी देखते हैं कि कभी कभी उनके ऐसे बयान आते हैं कि लोग चौंक जाते हैं, यही है हनुमान जी, ये मोदी के हनुमान अपने आप को कहने वाले चिराग पासवान है, अचानक से इनका ये बयान क्यों आने लगा। उसकी वजह उनकी अपनी सियासत है, उनका अपना एक वोट बैंक है, एक क्षेत्र है, वहाँ पर मुस्लिमों को भी साधना उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि वक्फ को लेकर उन्होंने अपना एक स्टैंड क्लियर किया, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि बिहार की सियासत में सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं। और जब मैं ये बात कह रहा था तो मैंने 4-6 नाम तो आपको ऐसे गिना दिए जिनको आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में ही होंगे। फिर सम्राट चौधरी हैं, बड़े समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तक पहुँच भी गए, अब निश्चित तौर पर प्रमोशन चाह रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे चेहरे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े दिग्गज चेहरे रहे हैं। तो अब देखना होगा पहले तो कौन आता है। अभी कोई इस विषय में नहीं सोच रहा हो, ये सच बात है, कोई नहीं सोचता। मध्य प्रदेश में कितने नाम दौड़ रहे थे, डॉक्टर मोहन यादव आ गए, राजस्थान में भजन लाल जी आ गए, इधर साय साहब आ गए, विष्णुदेव साय आ गए, छत्तीसगढ़ में दिल्ली में रेखा गुप्ता जी आ गई, किसी ने नहीं सोचा था। तो कोई मुख्यमंत्री के बारे में नहीं और जिसका ज़्यादा चर्चाएं होती ना, अभी हम 4-6 नाम और ले लेंगे तो क्या भैया काहे नाम ले रहे हो यार, हमारा ना पत्ता कटवा दोगे। तो ज़्यादा चर्चा में कोई नहीं आना चाहता। सबसे पहले रणनीति इस बात पर बनेगी कि भैया कौन कितनी सीटें ला रहा है। बीजेपी का मकसद स्पष्ट है, वो चाहती है कि हम इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएँ। बहुत मुमकिन है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, बहुत मुमकिन है कि वो प्रयास तो ये है, प्रयास ये होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रयास ये है कि हम बहुमत से इतने दूर भी ना रहें कि हमें मजबूरी में गिड़गिड़ाना पड़े। हमारे पास ऐसी स्थिति रहे कि आकर्षित होकर पार्टियां हमारे पास आ जाएं, छोटे मोटे दल। और मुझे लगता है बिहार की सियासत इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। एक ज्योति, जरा अब देखिए बात हो रही थी, अब इसको कंक्लूड हम करें, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी कुछ बात चल रही है सेकंड लीडरशिप की, जिसकी चर्चा अभी प्रवीण जी कर रहे थे, आफ्टर नीतीश। देखिए, जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि संजय झा, इस तरह की चर्चाएं अभी तक नहीं आई हैं कि नीतीश कुमार के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद की चर्चा ही नहीं है कुछ। हालांकि कुछ दिन उनके बेटे के नाम की चर्चा चली, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। तो जब तक नीतीश कुमार हैं, चाहे कुछ भी कह लिया जाए उनके लिए कि वो मेंटल स्थिति उनकी सही नहीं है, तमाम तरह की बातें उनके लिए हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को देखेंगे तो उनको, जो उनकी राजनीति को समझते हैं, वो इतनी आसानी से नीतीश कुमार के सामने कोई जदयू में सेकंड लीडर हो जाए, ये मुमकिन नहीं है अभी बिहार में खास करके। चलिए, तो अब चर्चा तो बहुत हुई, चकलरस बहुत हुआ, लेकिन ये तो ज़रूर है कि बिहार की गुत्थी को समझ लेना, बिहार की राजनीतिक गुत्थी को समझ लेना, ये उतना अभी आसान नहीं है। बहरहाल अब चुनाव को लेकर रणनीतियाँ बन रही हैं, चेहरे भी सब सामने हैं, तो अब देखना यह है कि जो गठबंधन है उस गठबंधन में चेहरा वर्सेस चेहरा, और उसके बाद फिर जाति की लड़ाई है ही,
और जाति जनगणना का पासा भी फेंका गया है, उस पासे का कौन फ़ायदा उठा रहा है, सब पर नज़र होगी और हम लोग इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज बड़े विस्तार से उन नामों को लेकर चर्चा हुई जिन नामों को लेकर आम तौर पर चाय की दुकानों पर भी चर्चा होती है और चर्चा के बाद निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोशिश हम कर रहे हैं कि हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे चुनाव के पहले, उस बिहार की और बिहार की राजनीति को समझने की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, शुक्रिया। हमारे साथ ज्योति भी जुड़ी। लेकिन तमाम खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। चर्चा के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए और आपको भी अगर कोई नाम ऐसा लग रहा है तो उसके बारे में भी ज़रूर जिक्र कीजिए, हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।